Good morning, students. Today I will discuss the topic life and personal liberty. Life and personal liberty. अनुच्छेद 21 यह उपबंधित करता है कि भारत में किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक जीवन की स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा। तो प्राण एवं दैहिक जीवन की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 21 में उपबंधित है और यह कहता है No person shall be deprived from the life and personal liberty except procedure established by law. No person shall be deprived. No person shall be deprived from life and personal liberty except procedure established by law. Article 19 derives. Article 21 derives. Article 21 derives that no person shall be deprived from life and personal liberty except procedure established by law. अर्थात किसी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक जीवन की स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। मीन्स प्राण और दैहिक जीवन की स्वतंत्रता से किसी व्यक्ति को कब वंचित किया जा सकता है? केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। एके गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश के केस में एके गोपालन के बाद में यह कहा गया कि अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्राण एवं दैहिक जीवन की स्वतंत्रता का अधिकार केवल कार्यपालिका के विरुद्ध प्राप्त है, विधायिका के विरुद्ध नहीं। इन द केस ऑफ गोपालन इट वाज डिसाइडेड दैट right to life and personal liberty is only available against the executive, not the legislative. Means प्राण एवं दैहिक जीवन की स्वतंत्रता का अधिकार जो है यह केवल कार्यपालिका के विरुद्ध प्राप्त है, बल्कि विधायिका के विरुद्ध नहीं। इस तरह से प्राण एवं दैहिक जीवन की स्वतंत्रता का एक संकीर्ण मापदंड अपनाया गया था। तो दैहिक जीवन की स्वतंत्रता एवं प्राण की स्वतंत्रता का अधिकार केवल कार्यपालिका प्राधिकारियों के विरुद्ध प्राप्त होता था। कहने का तात्पर्य है विधानमंडल किसी भी व्यक्ति को प्राण एवं दैहिक जीवन की स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित कर सकती थी। लेकिन पश्चावर्ती महत्वपूर्णवाद मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के बाद में इस संकीर्ण मापदंड को उलट दिया गया। एके गोपालन के मामले को एके गोपालन केस के मामले को
PIR 1978 सुप्रीम कोर्ट। मेनका गांधी के बाद में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि प्राण एक दैहिक जीवन की स्वतंत्रता के अधिकार का प्रयोग, अधिकार का विस्तार न केवल कार्यपालिका के विरुद्ध उपलब्ध है बल्कि विधायिका द्वारा दिए गए निर्णयों के विरुद्ध भी प्राप्त है। अर्थात विधानमंडल यदि कोई ऐसा कानून बनाता है जो कि किसी भी व्यक्ति के प्राण या दैहिक जीवन की स्वतंत्रता का उल्लंघन करती है, तो वह यदि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार नहीं है तो उसको जो है असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय अर्थात न्यायालय उसको संवैधानिक घोषित कर सकती है। अर्थात जो प्राण एक दैहिक जीवन की स्वतंत्रता का अधिकार है वह न केवल ऋजु होनी चाहिए, न केवल ठीक तरीके से होनी चाहिए, बल्कि नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप भी होनी चाहिए। मीन्स न केवल ऋजु हो, न केवल रीजनेबल हो, बल्कि नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप भी होनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू नेचुरल जस्टिस भी होना चाहिए। मीन्स प्राण एवं दैहिक जीवन की स्वतंत्रता के अधिकार से व्यक्ति को तभी वंचित किया जा सकता है जब ऐसी प्रक्रिया ऋजु है, मीन्स फेयर है, रीजनेबल है और नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के अनुकूल है, तभी किसी व्यक्ति को प्राण एवं दैहिक जीवन की स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित किया जा सकता है। तो भारत में प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ शब्द का प्रयोग किया गया है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक जीवन की स्वतंत्रता से कैसे वंचित किया जा सकता है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जा सकता है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ के अनुसार ही वंचित किया जा सकता है। एस्टेब्लिश बाय लॉ के ही अनुसार ही वंचित किया जा सकता है। मीन्स किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक जीवन की स्वतंत्रता के अधिकार से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का तात्पर्य है प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए, ऋजु होनी चाहिए, फेयर होनी चाहिए और रीजनेबल होनी चाहिए और नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के अनुकूल होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू नेचुरल जस्टिस होनी चाहिए, तभी किसी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक जीवन की स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। तो भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 21 में प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया शब्द का प्रयोग किया गया है। अगर किसी व्यक्ति के प्राण एवं दैहिक जीवन की स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित करना है वह कैसे किया जाएगा, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार, अन्यथा नहीं है। अमेरिकन संविधान में किस शब्द का प्रयोग किया गया है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। अमेरिका के संविधान में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ अर्थात विधि की सम्यक प्रक्रिया का शब्द का प्रयोग किया गया है। विधि की सम्यक प्रक्रिया शब्द का प्रयोग किया गया है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। जबकि भारतीय संविधान में प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ शब्द का प्रयोग किया गया है। A.K. गोपालन के केस के पहले जबकि प्राण एवं दैहिक जीवन की स्वतंत्रता के अधिकार केवल कार्यपालिका के विरुद्ध प्राप्त था, कार्यपालिका के प्राधिकारियों के विरुद्ध ही प्राप्त था। मेनका गांधी के बाद के डिसीजन के बाद, निर्णय के बाद ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ दोनों में कोई अंतर नहीं रह गया, क्योंकि मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में कहा गया कि जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है, जो प्राण एवं दैहिक जीवन की स्वतंत्रता का अधिकार है, न केवल कार्यपालिका के विरुद्ध प्राप्त है बल्कि विधायिका के विरुद्ध भी, निर्णय के विरुद्ध भी उपलब्ध है।
तो इस तरह से अमेरिकन संविधान में प्रयुक्त शब्द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, भारतीय संविधान में प्रयुक्त शब्द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ के मध्य में कोई अंतर नहीं रह गया। अब दोनों में कोई अंतर नहीं था। जब यह केवल कार्यपालिका प्राधिकारियों के विरुद्ध ही उपलब्ध था, विधायिका किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण जो उनकी स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित कर सकती थी। ऐसी परिस्थिति में दोनों में अंतर था। लेकिन मेनका गांधी के डिसीजन के बाद जब कहा गया कि यह न केवल कार्यपालिका के विरुद्ध उपलब्ध है बल्कि विधायिका के विरुद्ध भी उपलब्ध है, तो ऐसी परिस्थिति में दोनों में कोई अंतर नहीं रह गया। मेनका गांधी के बाद में कहा गया कि ऐसी प्रक्रिया जो रिज हो, मीन्स फेयर हो, रीजनेबल हो, अकॉर्डिंग टू नेचुरल जस्टिस हो, तो इसके अनुसार ही किसी को उसके प्राण जीवन के स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। इस तरह से मेनका गांधी के निर्णय के बाद अनुच्छेद 21 के अंतर्गत विभिन्न नए आयाम आ गए, बहुत नए आयामों को जोड़ा गया। इस तरह से प्राण और दैहिक जीवन की स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में बताया गया है कि प्राण का अर्थ क्या है। प्राण का अर्थ है किसी व्यक्ति के जीवन से निर्मुक्ति, उसके जीवन के अधिकारों की रक्षा करने से है। ठीक, दैहिक स्वतंत्रता का अर्थ है किसी व्यक्ति के शारीरिक निर्बंधन, किसी पर किसी प्रकार का कोई शारीरिक निर्बंधन नहीं लगाया जाना चाहिए। अर्थात किसी भी व्यक्ति को, मानव को गरिमा, जीवन को गरिमा, मानव की एक गरिमा होती है, उसको गरिमामय वातावरण में रखना चाहिए, उस पर किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए। इस तरह से प्राण एवं दैहिक जीवन की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख किया गया है। एक महत्वपूर्ण बात आया खड़ग सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। खड़ग सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश खड़ग सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। इस वाद में, खड़ग सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के वाद में दैहिक स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। खड़ग सिंह जो है एक डाकू था और इसको जो है केस चला, केस इसके बाद निर्मुक्ति प्रदान की गई, बरी हो गया। लेकिन क्या करती थी, पुलिस बराबर छापे मारती। जब कहीं कोई अपराध होता था तो खड़ग सिंह कहाँ गया है, आज घर पर है कि नहीं है, या कहाँ रह रहा है, आज कहाँ थे, विभिन्न ढंग से पूछताछ करती थी। जैसे कहीं कोई डकैती पड़ी, तुरंत खड़ग सिंह के घर पुलिस आ जाती थी, या तुम कहाँ थे, आज घर पर थे कि नहीं थे। इनके यहाँ पूरा छापा पहरा पड़ जाता था, बराबर पुलिस परेशान किया जाती है। तो खड़ग सिंह चैलेंज बिफोर दी हाई कोर्ट एंड आफ्टर दैट सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया, इट इज अगेंस्ट दी लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। यह प्राण एक दैहिक जीवन की स्वतंत्रता के अधिकार का इससे हमारे हनन होता है, क्योंकि जब कहीं कोई वारदात हो, खड़ग सिंह के घर पुलिस का छापा पड़ जाता था। इससे हमारे शारीरिक जो स्वतंत्रता है इसका अवरोध होता है। तो उच्चतम न्यायालय ने कहा ठीक है वो डकैत था भले, लेकिन बार बार किसी व्यक्ति को परेशान किया जाना, उसके प्राण के अधिकारों से वंचित किया जाना, उसके दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार से उसको वंचित किया जाना है। इस प्रकार से किसी भी व्यक्ति को मानव गरिमा के अनुसार जीवन जीने का अधिकार है, उस पर कोई शारीरिक निर्बंधन उस पर नहीं लगाया जा सकता है, उसके अधिकारों से वंचित नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि यह मानव गरिमा के विरुद्ध है। इस तरह से अनुच्छेद 21 में बहुत से आयाम जुड़े हैं। अनुच्छेद 21 का इतना विस्तार हो गया है कि संविधान का एक जो है अवशिष्ट बंध बन के रह गया है। जितने भी अधिकार हैं, यदि वे फेयर हैं, जस्ट हैं, रीजनेबल हैं, अकॉर्डिंग टू नेचुरल जस्टिस हैं, तो उसके अंतर्गत सारे अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत सम्मिलित हो जाते हैं। इस तरह से अनुच्छेद 21 का बहुत व्यापक विस्तार हुआ। आफ्टर द जजमेंट ऑफ मेनका गांधी, द आर्टिकल 21 देयर हैज ए
इस्टेब्लिश ए न्यू डायमेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारतीय संविधान में विभिन्न नए आयाम जोड़े जाते रहे और ईयर पर ईयर इतने नई केसेस जुड़ती जा रही हैं अनुच्छेद 21 में कि न्यू डायमेंशन। जैसे ही मेनका गांधी का वाद आया, मेनका गांधी के निर्णय के बाद जैसे ही जो अधिकार था, जो कि संकीर्ण मापदंड एकक गोपालन के मामले में अपनाया गया था, इसके बाद मेनका गांधी ने जब द्वार खोला कि कोई भी किसी भी व्यक्ति के प्राण एक देह जिनकी स्वतंत्रता से किसी को विधायिका भी वंचित नहीं कर सकती है। कार्यपालिका की बात छोड़ दिए, विधायिका भी कानून बनाकर किसी को उसके प्राण देह जन्म की स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं कर सकती, जब तक कि फेयर जस्ट एंड रिजनेबल या नेचुरल जस्टिस नहीं हो, नैसर्गिक न्याय के नियमों का उल्लंघन अगर नहीं हो रहा है, तब तक किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण जन्म की स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। इस तरह से बहुत सी केसेज आई उसके लिए। इसके बाद तमाम केसेज आई। मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस आए। मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें यूनियन ऑफ इंडिया इस वाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि विदेश भ्रमण का अधिकार किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। किसी व्यक्ति को विदेश भ्रमण का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। जैसा कि कल मैंने बताया था, कल के लेक्चर में, कि मेनका गांधी एक पत्रकार थी, अब विदेश जाना चाहती थी, तो पासपोर्ट अधिकारियों ने उनके जो है पासपोर्ट को रद्द कर लिया। कहा गया कि आप केवल भारत के क्षेत्र में ही रह सकती हैं और बाहर नहीं जा सकती हैं। देन सी ए चैलेंज बिफोर दी सुप्रीम कोर्ट पे अपने निर्णय को चैलेंज किया कि क्यों हम विदेश नहीं जा सकते, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अनुच्छेद 21 के अंतर्गत भारत तथा भारत के बाहर भी जा सकता है और किसी भी नागरिक का भारत में भ्रमण करने का अधिकार है। अनुच्छेद 2 के आधार पर ही प्रतिबंध लगा सकता है, अन्यथा नहीं। तो मेनका गांधी ने चैलेंज किया। इसके बाद कहा कि हमारे मानव गरिमा का उल्लंघन होता है, हम यहाँ रहें या कहीं जाएं तो हमको जाने का अधिकार है। यह आर्टिकल 21 का उल्लंघन है। भारत के बाहर भी आ सकती है, भारत के अंदर भी रह सकती है। इससे हमारे मानव गरिमा के साथ जीवन जीने के अधिकार का उल्लंघन होता है। ठीक है, क्योंकि अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मानव गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार प्राण एक देह जो उनकी स्वतंत्रता के अधिकार में सम्मिलित होता माना जाता है। इस तरह से सतवंत सिंह बनाम असिस्टेंट पासपोर्ट अधिकारी दिल्ली, सतवंत सिंह वर्सेस असिस्टेंट पासपोर्ट अधिकारी, पासपोर्ट ऑफिसर, न्यू दिल्ली। ठीक है, सतवंत सिंह बनाम असिस्टेंट पासपोर्ट अधिकारी, नई दिल्ली। इसमें सतवंत सिंह असिस्टेंट पासपोर्ट अधिकारी, नई दिल्ली, इसमें कहा गया है किसी व्यक्ति को मानव गरिमा के अनुसार जीवन जीने का अधिकार है। उस अधिकार से किसी व्यक्ति को वंचित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि मानव गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार भी अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्राण एवं दैहिक जीवन की स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आता है। ठीक है, फ्रांसिस कोरली वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। फ्रांसिस कोरली वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। फ्रांसिस कोरली वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें भी कहा गया है किसी भी व्यक्ति को, फ्रांसिस कोरली वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, किसी भी व्यक्ति को जीविकोपार्जन का अधिकार, मानव गरिमा के अनुसार जीवन जीने के अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्राण एक देह जन की स्वतंत्रता के अधिकार से अंतर्गत आता है। अगली केस है परमानंद कटारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया।
परमानंद कटारा। वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। चिकित्सीय सहायता का अधिकार, मेडिकल एड ऑफ मेडिकल फैसिलिटी, चिकित्सीय सहायता का बंद किया जाना, चाहे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हो या गवर्नमेंट का हो, दोनों में अगर किसी व्यक्ति को चिकित्सीय सहायता की ज़रूरत है तो दिया जाना प्राणक दहेज जीवन की स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लंघन है। राज्य द्वारा उसको चिकित्सीय सहायता प्रदान किया जाना चाहिए, निःशुल्क चिकित्सीय सहायता प्रदान किया जाना चाहिए। अगर कोई भी व्यक्ति के जीवन के अधिकारों से ग्रसित है, जीवन के संकट से ग्रसित है, ऐसी दशा में राज्य का कर्तव्य है कि उसके निःशुल्क चिकित्सीय सहायता प्रदान करें, चाहे वो प्राइवेट कॉलेज हो, मेडिकल कॉलेज हो, चाहे गवर्नमेंट का हो। ठीक है, दिया जाना पाना व्यक्ति का कर्तव्य है। अगर नहीं होता है तो उसको चिकित्सीय सहायता से वंचित किया जाना है, उसको प्राणक दहेज जीवन की स्वतंत्रता से वंचित किया जाना माना जाएगा। ठीक। शिक्षा का अधिकार, बाद में इसको फंडामेंटल राइट भी बना दिया गया। शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार में देव कैसे जाए, 19 कृष्ण स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, 19 कृष्ण वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। दूसरी केस आई मोहनी जैन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटक, मोहनी जैन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटक। राइट टू एजुकेशन इज फंडामेंटल राइट्स, राइट टू एजुकेशन इज फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 21। शिक्षा का अधिकार जो है मौलिक अधिकार है अनुच्छेद 21 के अंतर्गत। इसके स्वाद में कहा गया 19 कृष्ण वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश AIR 1993 सुप्रीम कोर्ट के केस में उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया कि शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार है, चाहे प्राइवेट रन एजुकेशन हो, चाहे गवर्नमेंट रनिंग एजुकेशन हो, किसी व्यक्ति को शिक्षा के अधिकार से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है। और दूसरा है मोहनी जैन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। इसी को ध्यान में रखते हुए जो है बहुत सी संस्थाएं खोली गई जिसमें व्यक्तियों को निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई है। 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रबंध किया गया है। 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का बंद किया गया। लेकिन 6 वर्ष से पहले की शिक्षा, 6 वर्ष के पहले की शिक्षा के लिए आंगनबाड़ी 0 to 5 ईयर तक वहाँ निःशुल्क शिक्षा दी जाती है और 6 से 14 तक की राज्य पूरी व्यवस्था करता है। ठीक। 14 अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 21 के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार बना दिया गया। आर्टिकल 21 में एक मौलिक अधिकार बना दिया गया। 86 अमेंडमेंट एक्ट विच वाज हेल्ड इन 2002, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 2002 में पास हुआ, शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया गया। ठीक है। इस तरह से शिक्षा का अधिकार, चिकित्सीय सहायता का अधिकार, मानव गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार एवं एवरी पर्सन हैज राइट टू लिव इन पॉल्यूटेड एटमॉस्फेयर। किसी भी व्यक्ति को पर्यावरण प्रदूषण रहित, पर्यावरण प्रदूषण से मुक्त जीवन जीने का अधिकार है। किसी भी व्यक्ति को
पर्यावरण प्रदूषण से मुक्त जीवन जीने का अधिकार है। सुभाष वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, एमसी मेहता वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, एमसी मेहता वर्सेस स्टेट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया कि केस में किसी भी व्यक्ति को प्रदूषण रहित जीवन जीने का अधिकार है। इस तरह से अनुच्छेद 21 में विभिन्न आयाम जोड़े गए। तो ये सारे अधिकार जो है अनुच्छेद 21 के अंतर्गत उपलब्ध है। ठीक है, तो अनुच्छेद 21 पर भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण एवं देह जन की सत्ता के अधिकार से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। विवेचना कीजिए। तो चूंकि प्रश्न बहुत बड़ा है, कुछ आएगा कि अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्राण एवं देह स्वतंत्रता से क्या समझते हैं समझाइए, तथा कुछ निर्णीत वादों की सहायता से संक्षेप में उल्लेख कीजिए। ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है, प्रश्न उस पर पड़ेगा। इसके बाद आपका 23-24 में राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, जिसमें 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को किसी भी परिसंकट में नियोजन में, कारखाने में, खान में नियोजन से वंचित किया गया है। ठीक है, 14 वर्ष से अगर कम आयु का बालक है तो किसी भी परिसंकट में नियोजन उसको नहीं रखा जाएगा। और बेगार श्रम पर प्रतिरोध, बेगार श्रम पर बॉन्डेड लेबर, बेगार श्रम पर प्रतिरोध लगाया गया अनुच्छेद 23 के अंतर्गत। और 24 में 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को किसी भी कारखाना, खान या परिसंकट में नियोजन में नहीं लगाया जाना चाहिए। ठीक है, तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है। अगला है आर्टिकल 25 से लेकर के आर्टिकल 28 तक जो है ये है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से लेकर 28 तक दिया गया है। इसमें लोक व्यवस्था